बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 3 है हमारा ज़मीन और माहौल, लैंड एंड एनवायरनमेंट, पाकिस्तान का महल वकूअ, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के तहत जो है हमने इसकी कुछ रिवीजन करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कुछ रिवाइज कर दूँ। मैंने वैसे ये ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में ये चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन है कि वो मेरा ख्याल था कि इसको दोबारा से फिर रिवाइज कर दिया जाए। तो बेटा पेज नंबर 59 है, आई थिंक सो, ठीक है। ज़मीन और माहौल, लैंड एंड एनवायरनमेंट, ज़मीन और माहौल, इसका जो टॉपिक स्टार्ट होता है पाकिस्तान का महल वकूअ, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है कैसा इलाका है, पाकिस्तान में फिज़िकली जो है हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, पहाड़ मिलते हैं, समंदर मिलते हैं, दरिया मिलते हैं, सहरा मिलते हैं। और बेटा ये पाकिस्तान जो है इस लिहाज से जो ये खिता है या जो और ममालिक हैं, खासतौर पर जो सब कॉन्टिनेंट का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही मौजूद इन्वायरमेंट है। पहाड़ जहाँ पे पहाड़ भी हैं, सहरा भी हैं, यानी कि ठंडे इलाके भी हैं और गर्म तरीन दुनिया के इलाके भी हैं, और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर वादियाँ हैं, वैलीज हैं, ऐसे भी हैं जहाँ पर दरिया हैं, समंदर है। तो तमाम की तमाम जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस लिहाज से बड़ा अहम, मशरिक और मगरब के दरमियान बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, मशरिक और मगरब को आपस में मिलाता है। ये खित्ते की खुसूसियत की वजह से है, ठीक है ना। तो बेटा अहमियत इसका आ जाएगी पाकिस्तान का बदले वो अहमियत। पाकिस्तान बड़े आज़म एशिया में वाक़ है, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है, जनूबी एशिया का अहम मुल्क भी है और बड़े आज़म एशिया में वाक़ है और जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क भी है। अच्छा बेटा, इसकी सब हेडिंग करके डाल लें, पाकिस्तान का कुल रकबा और इलाकाई तकसीम। पाकिस्तान का कुल रकबा और इलाकाई तकसीम, कौन सा इलाका कैसे तकसीम, पहाड़ी इलाका कितना, पहाड़ी इलाका कितना है, दरियाओं का इलाका कितना है, ठीक है। इसी तरह से सतह मरतबा का इलाका कितना परसेंट आता है, तो उसके बारे में इसकी सब हेडिंग बना देते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान का कुल रकबा और इलाकाई तकसीम। पाकिस्तान का कुल रकबा अंडरलाइन कर लें 796,096, 7,96,096 किलोमीटर, ठीक हो गया, मरबा किलोमीटर से। ये पाकिस्तान का कुल रकबा है, अंडरलाइन कर लें इसको, एमसीक्यूज है। जो दुनिया के कुल रकबे का 0.67 है, टोटल जो दुनिया का रकबा है उसका ये कितना है, ये एमसीक्यूज है 0.67, अंडरलाइन कर लें, फीसद है। पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है 796,096 मरबा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और उस ये 796,096 मरबा किलोमीटर है, ये टोटल जो दुनिया है उसका 0.67% बनता है, ठीक है। और ये जो 796,096 में से जो 58% जो है, 58% मुश्तमिल है पहाड़ों और प्लेट्यूज के ऊपर, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज के ऊपर। पहाड़ और सतह मरतफा, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज कितने फीसद है, 58%। जबकि 42% रकबा जो है, एरिया जो है मैदानों
और रेगिस्तानों, मैदानों और रेगिस्तानों, लैंड एंड डेजर्ट्स, ठीक है, पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया, इसको अंडरलाइन कर लें। मैदानों और रेगिस्तानों में कितना है 42%, पहाड़ों और प्लेट्यूज पे कितने परसेंट है 58%। टोटल दुनिया का कुल रकबे का पाकिस्तान है 0.67% एंड द टोटल जो पाकिस्तान का रकबा है मरबा किलोमीटर में 796,096 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, एमसीक्यूज है सारे के सारे। एक 17 डाले, वसी और अरीज, खुला और बड़ा, वसी और अरीज, वसी, खुला, अरीज, चौड़ा। ठीक है, मुल्क है जो जनूब में बहर अरब के साहिलों, तो जनूब में क्या है, समंदर है और साहिल है, समंदर है और साहिल है, बहर अरब, अरेबियन सी जनूब की तरफ है, यहाँ पे कराची की बंदरगाह भी है। ठीक है, और दरिया सिंध के डेल्टाई मैदान, दरिया सिंध के जो डेल्टिक ओशन है, ठीक है, डेल्टाई मैदान से शिमाल के बुलंद वाला पहाड़ी सिलसिले, बेटा दोबारा से इसको समझ ले जरा। जनूब में बहर अरब, ठीक हो गया, कि साहिल है, और दरियाई सिंध के डेल्टाई मैदान है, दरिया सिंध के डेल्टाई मैदान है, और मशरिक और मगरबी जो मशरकी और मगरबी जो इलाका है, शुमाल मगरबी इलाका है, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बर्फपोश बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है यहाँ पे मिलते हैं आपको। ठीक है, बुलंद बाला पहाड़ी सिलसिलों में फैला हुआ है। ठीक हो गया बेटा। जनूबी मशरकी हिस्सा दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जनूबी मशरकी हिस्सा दरियाई मैदानों से। ये 5 दरिया आ रहे हैं जो शुरू होते हैं कश्मीर से, इनके जो ओरिजिन हैं, कुछ का ओरिजिन इंडिया से शुरू होता है, कुछ का ओरिजिन चाइना से शुरू होता है, और ये उन रास्तों से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। ठीक है, तो जनूबी मशरकी हिस्सा दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, यानी कि साइडों पे दरिया है, बीच में जो है वो जमीन है, जिसे दोआबा कहते हैं। 2 दरियाओं के दरमियान की जमीन को क्या कहते हैं, दोआबा कहते हैं। ठीक है, तो मैदानों से, दरियाई मैदानों से घिरा हुआ है, जबकि मगरबी और वस्ती हिस्सा कई पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आबोहवा में मौसमी फर्क नुमाया है। पाकिस्तान में वेदर कंडीशंस जो डिफरेंस है वो नुमाया है। मसलन कैसे नुमाया है, अगर हम गर्मियों के दिनों में जो जनूबी जो मगरबी इलाका है, खासतौर पे ये जो बलोचिस्तान का इलाका है, ये गर्मियों में इसमें जैकबाबाद है, सिब्बी है, और काफ़ी सारे इलाके हैं जो गर्मी में शदीद गर्म होते हैं, और इनका जो टेम्परेचर अबव 50 के करीब हो जाता है। ठीक है, मौसमी फर्क है। उसी दौरान अगर आप ये सेंट्रल पंजाब में, वस्ती पंजाब में, जिसमें लाहौर है, गुजरावाला है, शेखपुरा है, फैसलाबाद वगैरह है, ये सेंट्रल पंजाब आ जाता है, वस्ती पंजाब आ जाता है, तो यहाँ पर निस्बतन कम गर्मी होगी। ठीक है, और इसी तरह से जब आप चले जाते हैं शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके, नारान, मरी, नजिया गली, कान वगैरह वगैरह जो है, गिलगित वगैरह है, सारे के सारे, तो यहाँ पर आपको सर्दी मिलेगी, गर्मियों में भी सर्दी मिलेगी। तो मौसमी फर्क नुमाया है। पाकिस्तान के जो इलाके हैं इनमें मौसमी फर्क नुमाया मिलेगा, कहीं पे सर्दी मिल रही होगी सेम मंथ में, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है। ठीक है ना, तो मौसमी फर्क हमें मिलता है, नुमाया मिलता है। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा अगला है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और हेडिंग भी है, मौजू तबई माहौल, हेडिंग आ जाएगी फेवरेबल फिजिकल एटमॉस्फेयर। ठीक है, मौजूद तबई माहौल, फेवरेबल फिजिकल एटमॉस्फेयर, और इसका शॉर्ट क्वेश्चन है तबई माहौल से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल एनवायरनमेंट, व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल एनवायरनमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन है तबई माहौल से क्या मुराद है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बेटा अंडरलाइन कर ले, मार्क कर ले। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है। ठीक है, आपको बता दिया कि क्यों खुशकिस्मत है, किस वजह से खुशकिस्मत है। दुनिया
दुनिया का जो फल है, ठीक है, रस भरा फल जो है, दुनिया की सबसे बड़ी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो बिकने वाला जो चावल है दुनिया में, बासमती चावल है, गंदम है, तो ये पाकिस्तान में पैदा होती है, ठीक है, पाकिस्तान की सॉइल पे पैदा होती है। इसलिए पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है, हर तरह के एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है, अल्लाह ताला ने इसे मौजूद तबई माहौल से नवाजा है, ठीक है, फेवरेबल फिजिकल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से नवाजा है। तबई माहौल जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो किसी भी मुल्क के लिए बड़ा अहम है। तबई माहौल फिजिकल एनवायरनमेंट जो है किसी भी मुल्क के लिए रहने वालों की किस चीज पर असर डालता है, तबई माहौल उस मुल्क के रहने वालों की किन चीजों पर असर डालता है। मसलन रहने वालों की मुआशी, यानी कि अगर मौसम अच्छा होगा, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, दरमियाना टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, तिजारत है, ठीक है, नौकरियाँ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक जो है वो, अगर वर्षा का मौसम होगा जो मैंने बताया मॉडरेट किस्म का, तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट नजर आएंगी। और इसी तरह से अगर आप सहराई इलाकों में थार में चले जाएँ, वहाँ पर आपको ये एक्टिविटीज़, ये मुआशी एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी। इसी तरह से आप ठंडे इलाकों में नारायण कागान नचिया गली चले जाएँ, तो वहाँ पे भी आपको 6 महीने के लिए आपकी तमाम एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं जब वहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो जब गर्मी पड़ती है, वहाँ पर मई जून का महीना आता है, तो वो दोबारा से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, पेशावर है, ये इलाके हैं यहाँ पर 24/7 जो है ना, आर्ट है, डेज है, जो वो मतलब कि पूरा सारा साल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं। तो जो तबई माहौल है मुल्क के रहने वालों की मुआशी ज़िंदगी पर भी असर डालता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर भी असर डालता है। माशरा, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका कल्चर है, जो है वो भी जो माशरा है उस पर भी असर डालता है। और वो जो जैसे आजकल हमारी पॉलिटिक्स का सीजन चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा आपको जो सियासी जो एक्टिविटी नज़र आती है वो कराची आ रही है, लाहौर आ रही है, पेशावर आती है। इन इलाकों में क्योंकि यहाँ मौसम भी अच्छा है और ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको माशरती एक्टिविटीज़ भी, सोशल एक्टिविटीज़ जिसे कहते हैं, वो भी ज़्यादा मिलेगी, सियासी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी। तो समाजी दूसरी से गर्मी पर गहरा असर डालता है। तो माहौल जो है किस पर असर डालता है, सियासी ज़िंदगी पर भी, माशी ज़िंदगी पर भी, समाजी ज़िंदगी में भी और माशरती ज़िंदगी में भी। कौन गहरा असर डालता है, वहाँ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, तबई माहौल जो है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये कंटिन्यू है, इसका जो आंसर है ना, तबई माहौल से मराद हम क्या लेते हैं, लोकेशन, महल्ले को लेते हैं, ठीक है, इसे हम लोकेशन कहते हैं। नंबर 1 कर लें, तबई मतलब फिजिकली जो हमें चीज़ें ऑब्जेक्ट्स, फिजिकली ऑब्जेक्ट्स, पहाड़ है, समंदर है, दरिया है, सहरा है, ये हम इनको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये क्या है, तबई खतों जो हमें चीज़ें नज़र आ रही है, फिजिकली नज़र आती है, ठीक है। एक क्या आ जाएगा, महल्ले को, तबई खतों और आबोहवा, एनवायरनमेंट। तो किसी भी समझ आ गई तबई माहौल से क्या मुराद है, महल्ले को, तबई खतों एंड आबोहवा, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, ठीक हो गया बेटा, ये इसका आंसर है यहाँ तक, करेक्ट। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें बेटा, जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान का महल्ले वकूअ बयान करें। जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान का महल्ले वकूअ बयान करें। तो हेडिंग आ जाएगी जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान का महल्ले वकूअ, हेडिंग आ गई। तो जोग्राफी लिहाज से पाकिस्तान के महल्ले वकूअ के लिहाज से अब आपने यहाँ बुलेट्स में डालना है, बुलेट्स डाल के पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज बल्द शुमाली, 24 to 37 दर्जे अर्ज बल्द, अर्ज होता है बेटा चौड़ाई में। पाकिस्तान जो चौड़ाई में फैला हुआ है और 24 दर्जे से 37 दर्जे अर्ज बल्द शिमाल की तरफ फैला हुआ है। शिमाल की तरफ पाकिस्तान की जो चौड़ाई है 24 से 37 दर्जे है चौड़ाई, अर्ज होता है चौड़ा, ठीक हो गया। ये पहली बुलेट्स आ गई, 24 से 37
दर्जे अर्ज बल शिमाल की तरफ फैला हुआ है। इसके बाद 61 से 77, 61 से 77 दर्जे तूल लंबा कितना है, शिमाल की तरफ लंबा है और मशरक की तरफ लंबा है और शिमाल की तरफ से चौड़ा है। शिमाल की तरफ से अर्जबंद में है और मशरक की तरफ से लंबाई की तरफ से है। ठीक है, तूल बल के दरमियान फैला हुआ है। कितना हो गया, ये नंबर 2 मिनट्स आ जाएगी। ठीक है, 61 to 77 अर्ज दर्जे तूल बल मशरक के दरमियान फैला हुआ है। इसके बाद है इसमें एक और छोटी सी खबर डाल लें, सरहदी लिहाज से पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, सरहदी लिहाज से पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, यानी कि पाकिस्तान की सरहद से कौन कौन से मुल्क अटैच होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के शिमाल में, तो ये भी बुलेट्स पे आ जाएगा, पाकिस्तान के शिमाल में चीन वाक़या है, पाकिस्तान शिमाल में चीन वाक़या है। मगरिब, पाकिस्तान के मगरिब में ईरान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाक़या है, ये भी बुलेट्स पे आ जाएगा। आगे आ जाएगा मशरिक की सिमत भारत वाक़या है और अगली बुलेट्स में आ जाएगा जुनूब में बहरा अरब अरेबियन सी वाक़या है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से कि पाकिस्तान के जोग्राफी मतलब से क्या मुराद है। ठीक है, तो ये आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें तैयार हो गए। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने आता है कि पाकिस्तान के महल गुफ्तगू की अहमियत बयान करें। तो जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो बेटा ये सारा का सारा जो मैंने शुरू से पढ़ाया है, यहाँ से आपने अहमियत से लेके इसमें जो सब हेडिंग बनाई है और इस तरह से भी, जिस तरह से तभी माहौल की मैंने हेडिंग बनाई है, जैसे पाकिस्तान के जोग्राफी मतलब ये हेडिंग आ जाएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपने सारे सबको एक्सप्लेन करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, आगे है पाकिस्तान के महल की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। ये पाकिस्तान की लोकेशन मैंने बताया है कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी अहम है। एक तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान का इलाका है, यहाँ पर बेशबहा कीमती मादनियात हैं, मिनरल्स है, सोना है, जवाहरात हैं, तेल है, बड़े महंगे किस्म के पत्थर हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही बलोचिस्तान में जो अनरेस्ट है, बलोचिस्तान में जो हमें वहाँ पे खराबी नजर आती है, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो जो यूरोपियन कंट्रीज है, खासतौर पर जो इंडिया है, वो कहता है कि बलोचिस्तान में कभी अमन आ ही ना सके, बलोचिस्तान में जंग जारी रहे ताकि पाकिस्तान इन मिनरल्स को, इन मादनियात का फ़ायदा ना उठा सके। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो साहिल है, एक कराची का साहिल है, कराची की बंदरगाह है, फिर ग्वादर की बंदरगाह है, फिर पोर्ट कासिम है, 3 साहिल है पाकिस्तान के पास। और जो बहरी जो जितने भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हम ट्रैवलिंग करते हैं, बाहर से जिसने आना है वो पहले पाकिस्तान के दूर में दाखिल होगा, फिर पाकिस्तान से आगे जाएगा, पाकिस्तान का समुद्र इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान का समुद्र इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान से किराया लेगा, उसका फेयर लेगा, उसका रेंट लेगा। तो ये समुद्र आ गए। फिर इस तरह से पाकिस्तान के जो फर्टाइल मैदान है, सॉइल लैंड है, तरह तरह के फल और फूल और सब्जियाँ यहाँ पर उगती हैं, फिर बाहर इम्पोर्ट की एक्सपोर्ट की जाती है, ज़रिए मुबादला करवाया जाता है। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन के ऊपर है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान के महल की अहमियत इसी लिहाज से पाकिस्तान को अपने महल के अतबार से दुनिया में खुसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि ये पाकिस्तान मशरिक और मगरिब के दरमियान राब्ते का जरिया है। मशरिक और मगरिब को थ्रू सी, मशरिक और मगरिब को थ्रू सी, समुद्र के जरिए आपस में मिलाता है। ठीक है, और बाय एयर भी मिलाता है। ठीक है, तो क्या आगे अहमियत क्यों है? मशरिक और मगरिब के दरमियान राब्ते का जरिया है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, ये हेडिंग आ जाएगी। पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, ये हेडिंग आ जाएगी, और साथ में आएगा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात, सब हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, पाकिस्तान के शिमाल में चीन वाक़या है, हम पढ़ के हैं अभी, जो दुनिया के नक्शे पर एक अहम माशी ताकत बनकर उभर रहा है। माशी इकोनॉमिक पावर कैसे है? इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में मेड इन चाइना आपको नजर आएगा। ठीक है, हर चीज़ जो है वो मेड इन चाइना है। तो जब चाइना की मार्केट इतनी बड़ी है, जिस हर मुल्क में से वो अपनी चीज़ें वो अपना
एक्सपोर्ट कर रहा है मुल्क में, ठीक है, और हर दूसरे मालिक या उन चीज़ों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जितनी चीज़ें वो अपना एक्सपोर्ट कर रहा है उतना पैसा आपको मुल्क में जा रहा है, तो वो क्या हो गया, ताकतवर मुल्क हो गया, इकोनॉमिकली माशी तौर पर बहुत ताकतवर मुल्क बन गया है। इवन उसने अमेरिका की मार्केट को डिक्लाइन कर दिया है, उसने जापानीज मार्केट को डिक्लाइन कर दिया है, उसने कोरियन मार्केट को डिक्लाइन कर दिया है, और अब जो उसका मुकाबला करने के काबिल हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो है इस वक्त जो इंडिया है वो इसमें चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है, जो मतलब है कि वो इकोनॉमिकली अपने आप को वो साबित कर रहा है कि वो एक पावरफुल मुल्कों में शामिल हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी पाकिस्तान जो उस सफ में भी बहुत दूर है, पाकिस्तान उससे भी बहुत पीछे है, ठीक है। तो अहम माशी ताकत बनकर उभर रहा है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। अब हर मुश्किल वक्त से यहाँ क्या मुराद है कि जब 1948 की जंग हुई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, चीन ने मदद की। 1965 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, चीन ने मदद की। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, चीन ने मदद की, इखलाकी मदद भी की, सियासी मदद भी की, और पैसे से भी मदद की, अपना दफाई साजो सामान के हवाले से भी मदद की, पैसा भी दिया, ठीक है। इसी तरह से 1962 में इंडिया ने लद्दाख के मुकाम पर इंडिया चाइना से जंग की, और उसमें इंडिया को बुरी शिकस्त हुई, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त चाइना की मदद की, इखलाकी तौर पर मदद की, सियासी मदद की। पैसा तो पाकिस्तान का था नहीं, लेकिन पाकिस्तान जो है मॉरली और पॉलिटिकली उसकी सपोर्ट कर सकता था, वो पाकिस्तान ने चाइना की मदद की। इसलिए पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात बेहतर हैं, अच्छे हैं, मिसाली हैं, दरपेशा हैं, शानदार हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, और पाकिस्तान भी चीन की दोस्ती पर फख्र करता है, प्राउड करता है, इसी वजह से करता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा अहम जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे पूरी दुनिया की नजरें लगी है उसे सीपैक कहते हैं, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, ये जो है चाइना से स्टार्ट होता है और ये पूरे पाकिस्तान से बाय रोड हर सूबे को मिलाता हुआ ये वस्ती एशियाई मालिक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री जिसे कहते हैं, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, काजाकिस्तान है, वगैरह वगैरह को, ये वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ तक बाय रोड जाएगा। तो जब वो मालिक बाय रोड पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से चाइना जाएंगे, तो क्या होगा, पाकिस्तान उन जो रोड्स बनी है उनका किराया हासिल करेगा, उनका रेंट लेगा, उनका फेयर लेगा, ठीक है। इसी तरह से सीपैक के अंडर ये जो आपका ऑरेंज ट्रेन बनी है, मोटरवेज बनी है, उसी तरह से जो ग्वादर पोर्ट है वो भी सीपैक की वजह से बन रही है, तो ये सीपैक की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और ग्वादर पोर्ट भी उसका एक अहम कारनामा है, ठीक है। तो पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपैक मनसूबे सिमत पाकिस्तान में कई तरक्याती मनसूबों पर काम हो रहा है, ठीक है। इन मनसूबों से दोनों ममालिक के दरमियान सनती, माशी और समाजी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम मजबूत हो रहे हैं, यानी कि सनतें लग रही हैं, ठीक है। इंडिया चाइना पाकिस्तान में सनतें लगा रहा है और पाकिस्तान चाइना में सनतें लगा रहा है, ठीक है। माशी तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, और सोशल जो रिलेशन है पाकिस्तान और चाइना के आपस में, जो वफूद हैं, लोग डेलीगेशन पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के चाइना में जाते हैं, तो इससे समाजी ताल्लुकात हैं वो मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है, नए डोर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। इस खित्ते में, इस एरिया में पाकिस्तान ने अगर अपने आप को डेवलप करना है तो चाइना के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिया जो है ना वो हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है, ठीक है। वो सीपैक अमेरिका जो है और जो इंडिया है वो सीपैक का सख्त दुश्मन है, वो नहीं चाहते कि सीपैक कामयाब हो। अब है जी पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात। अच्छा, वस्ती एशियाई ममालिक, अगली हेडिंग है वस्ती एशियाई ममालिक, वस्ती एशियाई इस्लामी ममालिक, ठीक है। ये हेडिंग आ जाएगी सेंट्रल एशियन कंट्री। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ सेंट्रल एशियन कंट्री का। जो वस्ती इस्लामिक रियासतें थी, ये 1979 में रूस ने अफगानिस्तान में हमला किया, और अफगानिस्तान में हमला करने के बाद उसने पाकिस्तान में हमला किया, और वो क्योंकि वहाँ पर अफगानिस्तान में भी समुद्र नहीं है, रूस में भी समुद्र नहीं है, उनका भी गर्म पानी नहीं है, तो गर्म पानियों तक रसाई चाहते थे, एक्सेस चाहते थे, इसलिए वो पहले उन्होंने अफगानिस्तान में हमला किया, उससे होते हुए उन्होंने पाकिस्तान आना था, लेकिन पाकिस्तान ने उनके साथ जंग की अमेरिका की मदद के साथ, और उनको रशिया को उसको रशिया कहलाता था, USSR में कहते थे उसको पहले USSR, ठीक है, उसको शिकस्त हो गई। जब 79 में हमला किया रूस ने अफगानिस्तान पे, और 1989 में रूस को शिकस्त हो गई, ठीक है। 11 साल जंग रही,
जब वो शिकस्त हुई तो 1991 में ये जो इस्लामी वस्ती एशियाई ममालिक की रियासतें हैं ये रूस से अलहदा हो गई। कब हुई? 1991 में ये रूस से अलहदा हो गई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया, आपको पता चला कि वस्ती एशियाई ममालिक है कौन से। पहले ये रूस का, ठीक है, रशिया का, यूनाइटेड यूएसएसआर का हिस्सा थे, लेकिन ये बाद में अलहदा हो गए। ठीक है, तो पाकिस्तान की शुमाल मगरबी सिमत वस्ती इस्लामी ममालिक, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखा कि वस्ती इस्लामी ममालिक के अहम नाम। ठीक है, वस्ती इस्लामी ममालिक के अहम नाम। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहले आएगा काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। ये जो 5 रियासतें थी, इसमें बेटा एक और भी हम नाम नहीं, आज़रबाईजान, एडिशनली लिख लें इसमें आज़रबाईजान। ठीक है, ये जो 6 रियासतें थी ये रूस से अलहदा हुई, तो ये तमाम की तमाम रियासतें मुसलमान रियासतें थी। ठीक हो गया, ये इसमें जो स्पेशलिटी है, जो खूबी है, वो क्या है, जो वीकनेस है, वो ये तमाम की तमाम इस्लामिक कंट्रीज है। ठीक है, वाक़या है ये ममालिक खुशकी से घिरे हुए हैं, यानी कि ये ड्राई एरिया है, समंदर यहाँ पे नहीं है और कुदरती वसाइल की वजह से मालामाल है, यानी कि नेचुरल मिनरल्स, मतलब कि गैस बहुत ज़्यादा है, कोयला बहुत ज़्यादा है, तेल बहुत ज़्यादा है, तो कुदरती वसाइल से मालामाल है। ठीक है, पाकिस्तान के इन इस्लामी रियासतों से मजहबी, सकाफती और तजारती तल्लुकात हैं, इनसे रिलीजियस जो हैं रिलेशंस भी हैं, इनसे कल्चरल रिलेशंस भी हैं, और जो आपकी जो तिजारत के ट्रेडिंग रिलेशन भी हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन भी हैं। ठीक हो गया, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो वस्ती एशियाई रियासतों को करीब तरीन बहरी रास्ता फराहम करता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, इन रियासतों में समुंदर नहीं है, तो ये बहरी रास्ता किसका इस्तेमाल करते हैं? पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान जो वाहिद मुल्क है इन रियासतों को अपना राहदारी देता है, इसके लिए समुंदर का रास्ता इस्तेमाल करने के लिए देता हो। ठीक हो गया बेटा। अब है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात। पाकिस्तान के मगरब की जानिब अफगानिस्तान और ईरान में, पाकिस्तान के मगरब में अफगानिस्तान और ईरान वाक़या है। अफगानिस्तान से साथ मुल्का सरहद को ड्यूरल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद को क्या कहते हैं? मुल्का मिली हुई सरहद, मुल्का सरहद मिली हुई सरहद को क्या कहते हैं? ड्यूरल लाइन कहते हैं। ड्यूरल इसलिए कहते हैं कि ये जो माहिदा हुआ था, ये सेक्रेटरी खारजा ब्रिटिश इंडिया, यानी कि बरतानवी हिंद का जो सेक्रेटरी खारजा था उसका नाम था सर ड्यूरल। ठीक है, वो और अफगानिस्तान का बादशाह था अमीर अब्दुर्रहमान। ठीक है, 1893 में इन्होंने एक माहिदा किया बॉर्डर के तयन के लिए कि भाई ये हिस्सा आ जाएगा जो ब्रिटिश इंडिया में आ जाएगा और ये हिस्सा अफगानिस्तान में चला जाए। अफगानिस्तान का हिस्सा बीच में एक लाइन खींच दी, उसे क्या कहते हैं? उस लाइन को ड्यूरल लाइन कहते हैं। तो वो सर ड्यूरल ने, उसका नाम था सर ड्यूरल। ठीक है, तो उसने चूंकि वो उसका नाम इस्तेमाल हुआ इसलिए सिर्फ ड्यूरल लाइन से नाम से ही मशहूर हो गई। ठीक है ना, किसके दरमियान हुआ फायदा? सर ड्यूरल और अमेरिका अफगानिस्तान का बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान के दरमियान। कब हुआ? 1893 में। ठीक है, इन ममालिक के साथ ही पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात 1893 में हुआ और इसकी लंबाई, ड्यूरल लाइन की लंबाई बेटा लिख लें एडिशनल में, एक तो लिख लें 1893 में ये माहिदा हुआ, ड्यूरल लाइन वाला माहिदा, और इसकी जो लंबाई है 2250 किलोमीटर, 2250 किलोमीटर है इस सरहद की लंबाई। ठीक है, इसके बाद बेटा भारत पाक भारत ताल्लुकात आ जाएगा। पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़या है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू कश्मीर और कई दूसरे मसाइल पर कशीदगी मौजूद है। शुरू से ही पहले दिन से 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो हरी सिंह था जो डोगरा राजा था कश्मीर का, उसने वो 1 लाख टके में उसको रुपये को टका कहते थे। ठीक है, वैल्यू जो उसको करेंसी का नाम था टका था, तो 1 लाख टके में इंडिया को बेच दिया। इंडिया ने वहाँ पर अपनी फौज भिजवा दी और उसे कब्जा कर लिया। तो वो उस वक्त से ये 1947 से ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर का इशू है वो हॉट वो कहते हैं सब्जेक्ट है। उस वक्त भी था, अभी भी था, इस वक्त तो पता नहीं अब वो कश्मीर जो है वो प्रेसिडेंशियल सैलाव वो बेच दिया गया है, वहाँ पर इंडिया का मुकम्मल कब्जा हो गया। ठीक है ना, तो वो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह क्या है? जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर। ठीक है,
इसके अलावा पानी का मसला है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मसले पे भी कशीदगी रही है, मतलब एक वहाँ पर लड़ाई झगड़े जंगे भी हुई हैं, ठीक है। और 1960 में 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक के ताबन से एक माहिदा हुआ था, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने 3 दरिया इंडिया को भेज दिए और 3 दरिया पाकिस्तान को मिल गए, ठीक है ना। तो लेकिन स्टिल जो है वो इस माहिदे के बावजूद जो है ना वो भारत जो है ना मुसलसल वो 1960 के तहत जो माहिदा है उसकी वायलेशन कर रहा है, पाकिस्तान का पानी रोक लेता है। पाकिस्तान जब वहाँ पर पानी की ज़रूरत, पाकिस्तान में पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी रोक लेता है, पाकिस्तान बंजर और वीरान हो जाता है, पाकिस्तान की फसलें नहीं होती हैं। लेकिन जब वहाँ पर सैलाब आते हैं, बारिश होती है, तो पानी खोल देता है और पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है, तो वो किसी सूरत में पाकिस्तान को चैन नहीं लेने देता, ठीक है। तो लेकिन इन मसाइल के हल के बाद दोनों मालिक में ताउन की फिजा पैदा, अगर वो ये मसाइल, ये कश्मीर का मसला हल हो जाए, पानी का मसला हल हो जाए, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, ठीक हो गया बेटा। अब जनूब में बहरा अरब, खलीज फारस से मुल्का मुस्लिम ममालिक, खलीज फारस से मुल्का मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान के जनूब में बहरा अरब वाक़ है जो बहरा हिंद का हिस्सा है, बहरा अरब वाक़ है जो बहरा हिंद का हिस्सा है। मगरिब और मशरिक के दरमियान तजारत ज़्यादातर बहरा हिंद, मशरिक और मगरिब और मशरिक के दरमियान जो तजारत किसके जरिए होती है, बहरा अरेबियन सी के जरिए होती है, आपस में मिलाता है, ठीक है। मशरिक और मगरिब में तजारत का जरिया कौन सा है, अरेबियन सी, बहरा अरब है, ठीक है। इस लिहाज से एक अहम तजारती शाहरा है, इंपॉर्टेंट जो है वो रूट है, इकोनॉमिक रूट है, ठीक है, तजारती शाहरा है, ठीक है। पाकिस्तान को बहुत अहमियत हासिल है, ठीक है। पाकिस्तान बहर अरब के रास्ते खलीज फारस से, खलीज फारस से मुल्का मुस्लिम ममालिक, पर्शियन गल्फ कहते हैं इसको, पर्शियन गल्फ स्टेट, खलीज फारस से मुस्लिम ममालिक, पर्शियन गल्फ स्टेट्स, ठीक है। खलीज फारस से मुल्का मुस्लिम ममालिक से मिला हुआ है। ये तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं, खलीजी ममालिक गल्फ कंट्रीज हैं, ये तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं खलीजी ममालिक तेल की दौलत से माला माल है। तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं खलीजी ममालिक हैं, किस दौलत से माला माल है, तेल की दौलत से माला माल है। खलीज फारस की बिना पर बहरा हिंद हमेशा से बड़ी ताकतों का मरकज़ का दरमियान तवज्जो का मरकज़ रहा है। लेकिन जितनी भी बड़ी कुव्वतें हैं, बहरा हिंद जो है वो तमाम बड़ी कुव्वतों का मरकज़ रहा है। दुनिया की जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं, हिस्ट्री में चले जाए आप, जो सिकंदर आज़म था वो पाकिस्तान आया तो इसी अरेबियन सी के जरिए पाकिस्तान आया। इस तरह से जो मंगोल आए, इस तरह से जो चंगेज़ खान वगैरह आया, वो भी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हुए बहरा अरब के रास्ते को उन्होंने इन्वेट किया पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना। ये तमाम अच्छा अहम बंदरगाहें, पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें लिख ले बेटा। पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें कौन कौन सी हैं, कराची की बंदरगाह, पोर्ट कासम की बंदरगाह और ग्वादर की बंदरगाह पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें, 3 अहम बंदरगाहें। अब बेटा है दीगर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात, दीगर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात हेडिंग आ जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात बहरा हिंद के रास्ते कई ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। जनूब मशरकी एशियाई मुस्लिम, जनूब मशरकी एशियाई मुस्लिम ममालिक अंडरलाइन कर लें। जनूब मशरकी एशियाई मुस्लिम ममालिक में आ जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, दारुल इस्लाम। इसके बाद जनूब एशियाई मुस्लिम ममालिक, जनूबी एशियाई वो मशरकी है, एक एशिया, ठीक है। ये जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक में बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल है, ठीक है। अच्छा बेटा ये टॉपिक तुम्हारा फिनिश है। इसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट, नहीं हाँ, अगला बेटा है जो हमारा स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से है आबोहवा कि इंसानी ज़िंदगी पर असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, के क्लाइमेट के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब होते हैं। क्लाइमेट, मौसम गर्म होगा, शदीद गर्म होगा तो मामलात ज़िंदगी मुतासर होंगे, शदीद ठंडा होगा तो मामलात ज़िंदगी मुतासर होंगे, लेकिन मॉडरेट होगा, दरमियाना होगा तो क्या होगा, मामलात ज़िंदगी आसानी से हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे अभी हम ये जिस वक्त हम लाहौर में बैठे हुए हैं, गुजरावाला है, शेखुपुरा के इलाके हैं वगैरह वाले नज़दीक जो इलाके हैं,
यहाँ पर सर्दी तो है लेकिन जो एक्टिविटीज़ है कंटिन्यू है, जारी सारी है। लेकिन यही अगर आप इसको चले जाए नारायण का गान स्कर्दू वगैरह चले जाएँ तो वहाँ पर मेरा ख्याल है माइनस में टेम्परेचर है, तो वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म। जो लोगों की एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो ख़त्म हो गई, मंजमद हो गई हुई है, रुक गई हुई है। तो वहाँ पर टेम्परेचर वो माइनस में चला गया हुआ है। ठीक है, तो जो क्लाइमेट है इंसानी ज़िंदगी पर बड़ा असरअंदाज होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई इसकी? अच्छा, इसकी बेटा डेफिनेशन पहले लिखनी है हमने। आबो हवा से क्या मुराद है? डेफिनेशन लिख लें, इसका शॉर्ट क्वेश्चन है आबो हवा से क्या मुराद है। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो साथ में आबो हवा की डेफिनेशन साथ जरूर लिखनी है। ठीक है, किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का बता। लंबे अरसे की मौसमी कैफियत, लॉन्ग लास्टिंग पीरियड ऑफ वेदर ऑफ क्लाइमेट। मसलन इस वक्त पाकिस्तान में जैसे ये पंजाब का इलाका है, तो यहाँ 3 से 4 महीने सर्दी पड़ती है, तो ये लंबे अरसे की मौसमी कैफियत आ गई। ठीक है, इसी तरह से जब गर्मी आएगी तो मतलब कि 6 से 8 महीने जो गर्मी वाला मौसम होगा, उसमें गर्मी भी होगी, सम टाइम थोड़ा सा मौसम ठंडा भी होगा, सम टाइम मौसम हबस वाला हो जाएगा, पसीने वाला हो जाएगा। तो लंबे अरसे की मौसमी कैफियत, ठीक है, उसका मुताला करना। समझा बेटा, लंबे अरसे की मौसमी कैफियत के 6 अगर 4 महीने सर्दी पड़ रही है तो लंबे अरसे के लिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। और गर्मियों में 8 महीने ये क्लाइमेट ये लंबे अरसे के लिए होता है। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो डेली का डेली चेंज होता है, जो दर्जा हरारत है वो डेली का डेली चेंज होता है। जब जो क्लाइमेट है वो डेली का डेली चेंज नहीं होता, वो लंबे अरसे तक रहता है। 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ टेम्परेचर होते हैं। ठीक हो गया क्लाइमेट से। अच्छा, किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुताला आबो हवा कहलाता है। मौसमी कैफियत, वेदर सिचुएशंस, लंबे अरसे तक जो है वेदर सिचुएशन रहती है उसके बारे में जो स्टडी करना क्या कहलाता है? आबो हवा कहलाता है। ठीक है, मौसमी कैफियत से बड़ा अब मौसमी कैफियत क्या क्या है? उसमें दर्जा हरारत है, टेम्परेचर आ जाता है, रेन बारिश आ जाती है, हवा का दबाव, ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, और नमी मॉइस्चर। तो ये किस में आ जाता है? आबो हवा में आ जाता है। तो आबो हवा का मुताला लंबे अरसे तक की मौसमी कैफियत आबो हवा कहलाता है, या मुताला करना आबो हवा कहलाता है। आबो हवा में क्या क्या आता है? दोबारा से दर्जा हरारत, टेम्परेचर, बारिश, हवा का दबाव, प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है, और नमी मॉइस्चराइजिंग जैसे कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब बेटा आगे लॉन्ग कैसे स्टार्ट होता है? जब लॉन्ग स्टार्ट करना है तो साथ में डेफिनेशन साथ आपने डेफिनेटली जरूर लिखनी है साथ ही। आबोहवा के इंसानी जिंदगी पर असर, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, कि आबोहवा इंसानी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको गर्म टेम्परेचर है वहाँ पे भी जिंदगी डिस्टर्ब होगी, ठंडा टेम्परेचर है वहाँ पे भी जिंदगी डिस्टर्ब होगी, मॉडरेट है, दरमियाना है, तो वहाँ पर आपको जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होती। वो वहाँ पर जो इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो जारी रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, जस्ट लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। नो, आबोहवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबोहवा का, क्लाइमेट का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबोहवा किसी मकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोज़मर्रा कामों, आबोहवा किसी मकाम या इलाके, आबोहवा जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, किसी मकाम या इलाके में जो लोग किसी मकाम में, किसी जगह पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, मौजूदा इंसानों के रोज़मर्रा डेली जो उनकी एक्टिविटीज़ है, रोज़मर्रा कामों पर असरअंदाज होता है। डेली एक्टिविटीज़ पर जो असरअंदाज होता है किसी मुल्क के रहने वालों की माशरती, समाजी, सियासी, तजारत से तमाम सरगर्मी का निसार काफ़ी हद तक आबोहवा पर है। वो कहते हैं कि अगर किसी मुल्क में रहने वाले लोगों की जो है माशी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तजारत करते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़, माशरती जो काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ उनकी, इसके बाद समाजी, वो भी सोशल में आ जाता है, एक्टिविटीज़ में आ जाता है, पॉलिटिक्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसका दारोमदार काफ़ी हद तक किस पे है? आबोहवा पे है।
अगर आपने ये तमाम एक्टिविटीज़ करनी है तो उसका इन्हिसार किस पे डिपेंड करते हैं? आबो हवा के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ किस पे डिपेंड होती हैं? आबो हवा के ऊपर। आपको बताया है कि गर्म इलाकों में तमाम एक्टिविटीज़, सहरा का इलाका है, पानी नहीं है, रोड्स नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक, तो वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हमें नहीं मिलेंगी, वहाँ पर आबादी भी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मौजूद इलाके हैं एक्टिविटीज़ के लिहाज से वो ये हैं, तो आपको स्कूल भी मिलेंगे, कॉलेज भी मिलेंगे, यूनिवर्सिटी भी मिलेंगी, हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, बड़े बड़े आपको रोड्स मिलेंगे, मोटरवेज मिलेंगे, ठीक है, और ट्रेन मिलेगी। तो इन इलाकों में एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, ठीक है। कुछ इलाकों में एक्टिविटीज़ कम है, वो किसकी वजह से? आबो हवा की वजह से, ठीक है। तो बता रहा है, ठीक है। सर्द इलाकों के लोग का लिबास और रहायश और खुराक वगैरह गर्म इलाकों के लोगों से काफ़ी हद तक मिलते हैं। जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर गर्म लिबास पहने जाते हैं, ठीक है। गर्म मेवाजात जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो खाए जाते हैं, फिश खाई जाती है, गोश्त खाया जाता है ताकि जिस्म को गर्म रख सके। लेकिन गर्म इलाकों में इस तरह का आपको ना लिबास मिलेगा, ना आपको खुराक मिलेगी, ना आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक हो गया ना। तो सर्द इलाकों का कि जो रहने सहने की ज़िंदगी है वो मुख्तलिफ है और जो गर्म इलाकों की रहने सहने की ज़िंदगी है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। इस तरह मुल्की सतह पर तजारती और माशी दस तमाम सरगर्मियाँ मुख्तलिफ होती हैं। अगर किसी से तजारत करनी है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी है तो मुल्की सतह पर हर इलाके की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक हो गया बेटा। अब बेटा इसमें पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके, शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके, अच्छा, पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों से घिरे हुए हैं, माउंटेनिंग एरियाज हैं, पहाड़ी सिलसिलों से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं। ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं। सतह समंदर ये है सी लेवल है, ठीक है ना, ये कराची है। अब बेटा ये जितना जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाहौर आ गया, यहाँ पे इस्लामाबाद आ गया, यहाँ पर मरी आ गया, नसिया गली आ गई, स्कंदू आ गया, तो जितना ऊपर जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये सी लेवल है, सी लेवल से हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? मौसम क्या होगा? ठंडा होता जाएगा, ठीक हो गया ना। तो ये इलाके शुमाल और शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं, ठीक है। ये हज़ार मीटर बुलंद तकरीबन इस वक्त जो K2 है जो तकरीबन 9,000 मीटर बुलंद है, मेरा ख्याल है 9,000 से ज़्यादा मेरा ख्याल है। उस तरह से 8-10 ऐसे पहाड़ हैं जो पाकिस्तान में हैं जो हज़ारों मीटर बुलंद हैं, ठीक है। तो इन इलाकों में जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है, -10 में, -15 में, इवन जनवरी फरवरी जो आ रहा है आगे उसमें -20 में भी चला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं, ठीक है ना। इन पहाड़ी इलाकों की खसूसियात लिखने जरा इसमें यहाँ पे छोटी लाइन डालें। पहाड़ी इलाकों की खसूसियात, ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं, सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं तो दर्जा हरारत में कमी वाक़या हो जाती है, जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत मौसम सरमा में सर्द तरीन, पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा में मौसम सर्द तरीन हो जाता है, यानी नुक्ता इंजवाब 0 टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। 0 सेल्सियस, 0 दर्जे सेल्सियस से गिर जाता है, माइनस में चला जाता है। ये तो 0 है ना, 0 से भी माइनस में चला जाता है और ये -15, -13 तक इवन पहुंच जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर बर्फबारी होती है यहाँ पे इलाकों में, ज़्यादातर अंडरलाइन कर लें बर्फबारी होती है। यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में करीबन महदूद हो जाती हैं। वही बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम वेदर हो गया, ठंडा वेदर हो गया, माइनस में चला गया, तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वो महदूद हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। मौसम सरमा का आगाज स्टार्टिंग डालें यहाँ पे। मौसम सरमा का आगाज, जैसे ही मौसम सरमा का आगाज होता है तो पहले मौसम सरमा के शुरू से होने से पहले खुराक और दीगर जरूरी एशिया जखीरा कर ली जाती है। मतलब
है कि अभी हम कभी आपका मरी जाने का इत्तेफाक हुआ हो या सवाल वगैरह जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो वो क्या करते हैं कि सर्दियों में जब गर्मी आती है तो वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं और जितना वो कमा सकते हैं, जितना वो अपना ज़ख़ीरा कर सकते हैं चीज़ों को, जितना वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, वो 6 महीने में वो करते हैं, अपनी जो है वो तजारत करते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उनकी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो अपने लिए, ताकि वो सर्दियों में फिर वो काम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तजारत ख़त्म हो जाती है, अपने घरों में महदूद होकर रह जाते हैं। फिर वो जो उन्होंने पैसा कमाया होता है, फिर जो उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की होती हैं, जो उन्होंने खुराक इकट्ठी की होती है, उसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं, उनको उसको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो 6 महीने 4 महीने 5 महीने जब तक सर्दी रहती हैं वो घर में बैठ के उसको खा भी सकें। ठीक है ना। तो शर्मा शुरू होने से पहले खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया ज़ख़ीरा कर लेते हैं, ठीक हो गया, उनको जमा कर लेते हैं। लोगों की सरगर्मियों में और जो लोग एक्टिविटीज़ जो करते हैं वो सर्दियों में वो घरों में करते हैं, घरों में वो मतलब घर से बाहर नहीं निकलते। ठीक है। घरेलू दस्तकारी हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। किसे बनाते हैं? हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वहाँ के रहने वाले अपने भेड़ बकरियों को गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं, हिजरत कर लेते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जो 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 पंजाब के इलाके जो थोड़े से गर्म इलाके होते हैं वहाँ पे माइग्रेट कर लेते हैं, हिजरत कर लेते हैं। अपने उन सर्द इलाकों से क्या कर लेते हैं? अपने भेड़ बकरियों मवेशियों को माइग्रेट कर लेते हैं, हिजरत करवाते हैं और गर्म इलाकों में चले जाते हैं। ठीक है। बाद लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर लेते हैं क्योंकि बर्फबारी की वजह से चरागाहें खत्म हो जाती हैं। बर्फबारी की वजह से जो चरागाहें, खाने पीने का जो चारा है वो खत्म हो जाता है। अब मौसम गर्मा का आगाज, मौसम गर्मा का आगाज यानी गर्मियों का आगाज। ठीक है। हेडिंग डालें। मौसम गर्मा में ये इलाके सरसब्ज शदाब हो जाते हैं। यही इलाके जो बर्फ से ढक जाते हैं और सब्जा खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम गर्मा आता है पहाड़ धूप पड़ती है, पहाड़ पिघलते हैं, नहरें, दरिया, समुंदर, वो झीलें वगैरह बनती हैं, तो ये यहाँ पर सरसब्ज शदाब इलाका सरसब्ज और शदाब हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है। बर्फ पिघलने से नदी नाले रवा दवा हो जाते हैं। बर्फ पिघलती है तो नदी नाले बहते हैं। तो यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा इन इलाकों का रुख करते हैं। जो इलाके जब सर्दियों में अपने मवेशियों को वो गर्म इलाकों में ले जाते हैं, जब मौसम गर्मा में यही लोग वापस अपने उन इलाकों में आ जाते हैं और वहाँ के दोबारा आबाद हो जाते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी यानी कि खेती बाड़ी, अहम पेशा कौन सा है? काश्तकारी, खेती बाड़ी करना, फसलें उगाना। मुख्तलिफ इकसाम के फल पैदा होते हैं, लिहाजा माशी और तजारती सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। इकनॉमिक और जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो है वो इनमें शुरू हो जाती है। ठीक हो गया बेटा। अब है कम गुंजान आबाद इलाके, कम गुंजान आबाद यानी कम आबादी वाले इलाके। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हेडिंग आ जाएगी कम गुंजान आबाद इलाका। तो जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर क्या है? आबादी कम होती है। पहाड़ी इलाकों में आबादी कम है, कम गुंजान आबाद, कम आबादी वाले इलाके। तो पहाड़ी इलाके निस्बतन कम गुंजान आबाद हैं। पहाड़ी इलाकों में मादनियात के ज़खायर भी मिलते हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं पहाड़ी इलाकों में। ठीक है। कोयला है, इसके बाद जो है वो मेटल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स हैं, नॉन मेटालिक और नॉन मेटालिक, धाती और गैर धाती, तेल है, कोयला है, गैस है। तो इन इलाकों में मादनियात के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं, हार्ड वर्किंग है। ठीक है। इन इलाकों की आबोहवा जो है, एटमॉस्फेयर है, वो बड़ा अच्छी होने की वजह से सेहत को बहुत तरक्की, टूरिज्म को बहुत तरक्की मिलती है। हम मतलब हम भी, आप सब जाते हैं गर्मियों में अपनी छुट्टियां गुजारने जाते हैं तो इन्हीं इलाकों का रुख करते हैं ना, तो सेहत के लिए बड़ा अहम ये इलाके किरदार अदा करते हैं। और पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़र मुबादला, फॉरेन एक्सचेंज जिसे कहते हैं, कमाता है। ठीक है। और पाकिस्तान इकॉनमी बूस्ट अप होती है। ठीक है ना। आगे पाकिस्तान के मैदानी इलाके, हेडिंग आएगी मौसमी कैफियत, आइएगा ज़रा यहाँ पे। मैदानी इलाके मौसमी कैफियत, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों का आबोहवा में शिद्दत पाई जाती है। मैदानी इलाकों में शिद्दत यानी कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैदानी इलाकों में शिद्दत पाई जाती है, गर्मी की वजह से भी शिद्दत पाई जाती है और सर्दी की वजह से भी, ठंड की वजह से भी शिद्दत पाई जाती है। मुजानिब मौसम गर्मा गर्म और मौसम सरमा सर्द, शिद्दत पाई जाती है। मौसम में शिद्दत से क्या मुराद है? गर्मी भी है शदीद और सर्दी भी है शदीद। जैसे आजकल आप लाहौर का टेम्परेचर ले लें तो मतलब है कि बहुत मतलब कि अच्छा खासा टेम्परेचर है, इसमें
कम है, सर्दी लगती है आपको ज़ाहिर है। तो गर्म और सर्द है। मैदानी इलाकों में मौसम क्या है? गर्म और सर्द है, शिद्दत पाई जाती है मौसम में। ज़रखेज़ इलाके, ज़रखेज़ इलाका अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको हेडिंग कर लें, सब हेडिंग। ये आबोहवा मुख्तलिफ, ये जो आबोहवा है मैदानी इलाकों की आबोहवा से मुराद है। ये आबोहवा से मुराद है मैदानी इलाकों की आबोहवा। ये आबोहवा मुख्तलिफ इकसाम की फसलों, सब्जियों और फलों के लिए बहुत मौजूद है। फलों, सब्जियों और फसलों, सब्जी और फलों के लिए बहुत मौजूद है, अहम है। मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई मिट्टी से बने हैं। दरियाओं की लाई मिट्टी क्या होती है? ज़रखेज़ होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट होती है, ठीक है। तो ये दरियाओं की लाई मिट्टी बहुत ज़रखेज़ होती है। दरियाओं जब सैलाब आते हैं तो इन सैलाबों के साथ एक मिट्टी भी, जो पहाड़ों के साथ मिट्टी आती है वो भी साथ बह के आ जाती है। वो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ होती है, और जहाँ जहाँ वो मिट्टी मैदानी इलाकों में गिरती जाती है वो इलाके ज़रखेज़ हो जाते हैं। वहाँ पर जितनी हम फसलें उगाएंगे वो फसलें ज़्यादा फल देंगी, ज़्यादा सब्जियाँ देंगी, ज़्यादा खेती बाड़ी होगी, ठीक है। तो मैदानी इलाकों में लाई मिट्टी से बने हैं, लिहाजा बहुत ज़रखेज़ है। इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का जरिया दर, यानी कि ये लोग जो मैदानी इलाकों में रहते हैं इनका जो रहन सहन है वो ज़राअत के ऊपर है। ये अपनी आमदनी का जो ज़्यादा जरिया है वो किससे कमाते हैं? ज़राअत के जरिए से कमाते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर से ये अपना पैसे कमाते हैं, आमदनी का जरिया है, ठीक है। इससे मुतल्लिका सनतों पर है ज़राअत और इससे मुतल्लिका सनतें। अब बेटा ज़राअत और इससे मुतल्लिका सनतें इंपॉर्टेंट है, समझ लें। यानी कि जहाँ पर चावल की फसल पैदा हो रही है, जहाँ पर गंदम की फसल पैदा हो रही है, तो साथ ही वहाँ पर चावल के लिए, चावल को साफ करने के लिए, मंजी को साफ करने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ से फसल उठाई और मशीनों में चली गई, यहाँ से गंदम उठाई मशीनों में चली गई। तो वो ज़राअत से मुतल्लिका सनतें, यानी कि वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगे हुए हैं चावलों को साफ करने के लिए, गंदम को साफ करने के लिए, दालों को साफ करने के लिए, या मुख्तलिफ चीज़ों को साफ करने के लिए, तो वो मुतल्लिका सनतें। समझ आ गई बेटा? मुतल्लिका सनतें ज़राअत और इससे मुतल्लिका सनतों पर है। आमदनी का ज़्यादातर जो दारोमदार है ज़राअत और इससे मुतल्लिका सनतों पर है। यहाँ के रहने वालों की माशाअल्लाह, यहाँ पे यानी पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ के ये लाहौर हो गया, गुजरावाला हो गया, मुल्तान हो गया, साहिवाल हो गया, गुजरात हो गया, ये मैदानी इलाके हैं। तो यहाँ के लोगों की जो है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, माली हालत है, बेहतर है। यहाँ पे लोग खुशहाल हैं, ठीक है। बाकी जो इलाके हैं उनकी निस्बत मैदानी इलाकों के लोग हैं वो खुशहाल हैं। यहाँ की आमदनी उनके बाद अच्छी आमदनी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। मैदानी अच्छा बेटा, आज़ादाना ज़िंदगी हेडिंग आई थी। आज़ादाना ज़िंदगी, लोगों के रहन सहन, खुराक, लिबास वगैरह पर आबोहवा का बहुत असर होता है, ठीक है। मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को मसनूई आबादी के जरिए पूरा किया जाता है। अच्छा बेटा, वो कह रहा है कि मैदानी इलाकों में बारिश की कमी को, यानी कि अगर मैदानी इलाकों में बारिश ना हो रही हो, मैदानी इलाकों में बारिश ना हो रही हो तो क्या होता है? मसनूई आबादी, यानी कि जो नहरें हमारी आ रही हैं, तो पाकिस्तान की जो 5 दरिया हैं उन दरियाओं में पानी इकट्ठा होता है। डैम बनाए हुए हैं, तवेला डैम है, मंगला डैम है, वासिफ डैम है, गाजी बरदा डैम है, वहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। और जब बारिशें कम हो जाती है तो फिर इन पानी में जो पानी जखीरा किया होता है, इनको फिर छोटी छोटी नहरों के जरिए आगे लाया जाता है। नहरों से आगे छोटे छोटे उन्होंने वो बनाए होते हैं, कैनाल्स बनाई होती हैं, ठीक है। वो पानी भी इन खेतों में पहुँचाया जाता है, यानी कि मसनूई आबादी। समझ आ गई कि आर्टिफिशियल तरीके से फसलों को पानी पहुँचाना। जब बारिश ना हो रही हो तो मसनूई आबादी कैसे है कि डैमों का जो रखेज, जो जमाशुदा पानी है वो इन इलाकों तक पहुँचाया जाता है जहाँ पे बारिशें नहीं होती हैं, ठीक हो गया। मसनूई आबादी के निज़ाम से पूरा किया जाता है। ये गुंजान वाला इलाका है, यानी कि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ आबादी ज़्यादा है, गुंजान आबाद है, आबादी ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी इसी इलाके में है। पाकिस्तान में पंजाब में इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तकरीबन 10 करोड़ जो लोग हैं वो पंजाब में आबाद हैं। तो पंजाब में चूँकि ज़्यादा मैदानी इलाका है तो ज़्यादा आबादी कहाँ पे है? पंजाब में है। ज़राए आमदरफ, यानी कि आने जाने की ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है, मोटरवेज बनी हुई है, जो एक फसल पैदा होती है तो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। जदीद गाड़ियाँ आ गई हैं, ट्रांसपोर्ट आ गई है, तो नकल और हमल के ज़राए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के जो ज़राए हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आमदरफ नकल हमल बेहतर है, लोगों को हर तरह की सहूलतें मैसर हैं मैदानी इलाकों में, ठीक है। ये समझ लें, इस डाले मैदानी इलाकों की सहूलियात नहीं डालते, मैदानी इलाकों की सहूलियात करा दी, ठीक है। आगे है जी सहराई, पाकिस्तान के सहराई इलाके।
पाकिस्तान के सहराई इलाके, डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान, मौसमी कैफियत समझे डाल रहे हैं। पाकिस्तान में सहराई इलाकों की आबोहवा बहुत गर्म और खुश्क है। सहराई डेजर्ट जो एरिया है, जो थल का डेजर्ट है, इसके बाद जो चोलिस्तान का डेजर्ट है, काराम का डेजर्ट है, ये बहुत खुश्क और गर्म होता है। ठीक है, दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत फर्क होता है। दिन और रात यानी कि दिन में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और रात को जो है वो ठंड हो जाती है। कैसे? तो वो जो वहाँ पर रेत है ना, ठीक, रेत की जो खासियत है कि जब सुबह के टाइम पे दोपहर के टाइम जब धूप पड़ती है तो वो गर्म हो जाती है, उसकी खासियत है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो वो जो रेत है वो ठंडी हो जाती है। तो सुबह का मौसम और रात के मौसम में नुमाया फ़र्क है। ठीक है, वो मैंने बता दिया क्यों नुमाया फ़र्क है। ठीक है ना, मौसम गर्मा में दिन के वक्त लू चलती है, यानी कि गर्म हवा चलती है। अक्सर आप अगर मई जून में कभी बाहर निकले हों और मोटरसाइकिल पर खासतौर पर आप जा रहे हो, तो जब मोटरसाइकिल पर बैठे हो तो आपको जब चेहरे पे को हवा लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको कोई लोहे की आग जो है आपको मार रहा है। ठीक है ना, तो उसे लू कहते हैं। ठीक है, इन दिन के वक्त लू चलती है। गर्द लू, मट्टी वाली आंधियां चलती हैं। गर्द लू, मट्टी वाली आंधियां चलती हैं। पंजाब का जनूबी और सिंध का शुमाल जनूबी इलाका खासतौर पर रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। तो रेगिस्तानी खसूसियत वाला इलाका कौन सा? पंजाब का जनूबी हिस्सा। रेगिस्तानी खसूसियत वाला कौन सा इलाका है? पंजाब का जनूबी हिस्सा और सूबा सिंध का शुमाली और जनूबी इलाका। ठीक है, ये रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। यहाँ पे रेगिस्तान है। ठीक है, चोलिस्तान जो है वो बड़ा रेगिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, थर, चोलिस्तान, इन इलाकों के अंदाज़े ज़िंदगी रहने सहने का अंदाज, यहाँ के लोगों का रहने सहने का अंदाज, इन इलाकों के लोगों की ज़िंदगी इंतहाई सख्त है। इन इलाकों की ज़िंदगी इंतहाई सख्त है, हार्ड, बहुत हार्डशिप है इसमें। मतलब यहाँ पर एक बारिश नहीं होती। अगर बारिश हो जाए सालों साल, तो यहाँ पर मिनिमम जो बारिश होती है वो सालाना पूरे साल में 10 इंच से भी कम होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है जिस इलाके में, तो वहाँ पर एक जगह पे ये बड़ा सा गड्ढा खोल देते हैं, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर ये पानी जो है वो फिर ये अपने पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लोग और अपने जानवरों को भी पिलाते हैं। और ये सम टाइम उस गांव से कोई 8-10 किलोमीटर दूर होता है ये टोबा जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है। तो जब ये खवातीन पे सर पे वो 3-4 घड़े वो मटके उठाती हैं, वो 8-10 किलोमीटर पैदल चलती हैं, वहाँ से पानी भरती हैं, फिर दोबारा जाती हैं घरों में वापस अपने। तो इस लिहाज से इन लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल है, सख्त है। हम इमेजिन नहीं कर सकते जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं शहरी इलाकों वाले। ठीक है ना, बारिश कम होती है इसलिए पानी पीने के लिए दूर दूर से लाना पड़ता है। बारिश कम होती है और पानी पीने के लिए दूर दूर से लाना पड़ता है। ठीक हो गया। जिन इलाकों में नहरें पानी की फराहमी का जरिया है वहाँ ज़िंदगी कदर बेहतर है। जहाँ पर नहरें हैं, नहरें बनाई हुई हैं, गवर्नमेंट ने नहरें लगाई का उन्होंने वो जाल फैलाया हुआ है, वहाँ पर ज़िंदगी निस्बतन बेहतर है। ठीक है, भेड़ बकरियाँ पालना इन लोगों का सबसे अहम जरिया माश है। यानी कि शहरी इलाके लोग क्या पालते हैं? अहम जरिया माश क्या है? भेड़ बकरियाँ पालना। ठीक है, अब सतह बलूचिस्तान, अगला है बलूचिस्तान, मौसमी कैफियत आएगी साथ में। पाकिस्तान में सतह बलूचिस्तान की आबोहवा मौसम गर्मा में गर्म तरीन और मौसम सरमा में सर्द तरीन। मौसम गर्मा में गर्म है, मौसम सरमा में सर्द है। मौसम सरमा में बास बुलंद मकामात पर बर्फबारी, कुछ बुलंद मकामात हैं जैसे कोयटा है, कोयटा में ज़ियारत का मकाम है, तो यहाँ पर सर्दियों में जो है माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और बर्फबारी भी होती है। पानी को आप ऐसे फिजा में फेंकें तो पानी जम जाता है। ठीक है, इतना ठंडा होता है, इतनी सर्दी होती है। मौसम में बाद बर्फबारी होती है। ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका है। डला कर ले इसको, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका क्या है? खुश्क तरीन है। वो भी जो हम पढ़ गए हैं पीछे वाला जो सहराई इलाका है वो भी खुश्क तरीन है, गर्म है और खुश्क तरीन है। लेकिन बलूचिस्तान का इलाका भी खुश्क तरीन इलाका है। ठीक है, मौसम सरमा की बर्फबारी इस इलाके में पानी के जगहों की दस्तियाबी का जरिया है। यानी कि जब मौसम सरमा में या सर्दियों में बर्फबारी होती है, तो जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो ये पानी, ये इलाका अपने पानी की ज़रूरियात बर्फ पिघलने के बाद जो नदी नाले बनते हैं उनसे अपने पानी की ज़रूरियात पूरी करता है। ठीक है ना,
तो मौसम सरमा की बर्फबारी इस इलाके में पानी के जरियों की दस्तयाबी का अहम जरिया है। बस जो बर्फबारी होती है, पानी हासिल किया जाता है गर्मियों में, और जो अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मौसम गर्मा में निशेबी इलाके, नीचे वाले इलाके जो पहाड़ों से जो नीचे की तरफ आ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, निशेबी इलाके। मौसम गर्मा में निशेबी इलाके छोटे दरियाओं में पानी जमा आ जाता है। निशेबी इलाके और छोटे दरिया में पानी, यानी कि जो इलाके नीचे होते हैं वहाँ पर गड़ा बन जाता है, पानी वहाँ पे जमा हो जाता है, या वो छोटे छोटे दरियाओं में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा झीलें और मौसमी नदी नाले मौजूद है, जिससे झीलें और मौसमी यानी कि मौसम यानी कि सर्दियों में आपको ये नदी नाले नजर नहीं आएंगे, ये झीलें नजर नहीं आएंगी क्योंकि ये सूख जाते हैं। लेकिन जैसी गर्मी पड़ती है तो ये नदी नाले रवा हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं मौसमी नदी नाले। यानी कि गर्मियों में ये नदी नाले भर जाते हैं पानी से, सर्दियों में नदी नाले खुश्क हो जाते हैं, झीलें भी खुश्क हो जाती हैं, ठीक है, इसलिए इसे मौसमी नदी नाले कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है, कारेज से क्या मुराद है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कारेज से क्या मुराद है? लिख ले इसको। पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके, पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके, किसको? पहाड़ी इलाकों में, बेटा ये समझ लें, गौर से समझ लें, पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके जमींदोज नालियां बनाई जाती है। जमींदोज नालियां जिसको हम कारेज कहते हैं, जमींदोज नालियों को क्या कहते हैं? कारेज कहते हैं। अंडरग्राउंड जो टनल्स बनाए होते हैं, अंडरग्राउंड टनल्स बनाए होते हैं, अंडरग्राउंड जो कैनाल, छोटी छोटी कैनाल्स बनाई होती हैं, जमींदोज नालियां कहते हैं उसको, ठीक है, उसको कारेज कहते हैं, ठीक है। जमींदोज नाले कारेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लाया, पानी को जमा करके जमींदोज नालियां कैरेज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। वो जो टनल्स होते हैं, पानी उनमें जमा होता है, आगे जाके जहाँ पर वो पानी जाके खड़ा होता है वहाँ जाकर उसको बंद किया होता है, ठीक है। तो अच्छा, वो ये टनल्स उन्होंने क्यों बनाए होते हैं? वो इसलिए बनाए होते हैं कि वहाँ पर सख्त गर्मी पड़ती है। बलूचिस्तान में ये जो इलाके हैं यहाँ पर सख्त गर्मी पड़ती है, सख्त धूप पड़ती है, जिससे क्या होता है, पानी वेपोरेट हो जाता है, बुखारात बनकर उड़ जाता है। अब वो पानी को बुखारात बनकर उड़ने से बचाने के लिए ये जमींदोज नालियां बनाई गई हैं, ठीक है। और इन जमींदोज नाली में पानी बुखारात बनकर उड़ नहीं सकता, सेफ रहता है, और फिर ये बाद में पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है और खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है। कारेज की ये अहमियत है, ठीक है। तो पानी एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत ज्यादा होने की वजह से ये जमींदोज नालियां बहुत है। बलूचिस्तान में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये जमींदोज नालियां बहुत अहम है। पानी बुखारात बनकर उड़ नहीं उड़ सकता, जिस वजह से पानी बुखारात बनकर उड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से इस इलाके में काश्तकारी शुरू हो गई है। अहमियत यहाँ पर, यहाँ के रहने वालों की आमदनी का जो दारोमदार है, डिपेंड करते हैं, वो भेड़, बकरियां और माशे पालते हैं, ठीक है। ये इलाका फलों की पैदावार और मादनी वसाइल की दौलत से मालामाल है, लोगों का जरिया माश मकामी वसाइल की दस्तयाबी है। यानी कि जो इलाके में रिसोर्सेज हैं, जो इलाके में रिसोर्सेज हैं, मादनियात हैं, जो दस्तकारी है, जो खेत खलियान है, उसी से ये अपनी रोजी कमाते हैं, ठीक है। समझ आ गई बेटा? ये अब बेटा है पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स, मेजर ग्लेशियर्स एंड रिवर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ग्लेशियर्स बेटा जो बुलंद वाला पहाड़ों में सारा साल बर्फबारी होती है, बर्फ पड़ती रहती है, तो जो उस पर तह बनती रहती है, तो जो तह बनती रहती है, तो नीचे वाली जो तह है वो सरकना शुरू हो जाती है, मूव करना शुरू हो जाती है, और उस मूव करने से क्या होता है, ग्लेशियर्स बनते हैं, ठीक है। ये वैसे तारों आप इसको जरा सुन लें जरा। पहाड़ियों की वादियों में लिख लें, ग्लेशियर से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लें, ग्लेशियर से क्या मुराद है? पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ, पहाड़ियों की वादियों में या कि पहाड़ी इलाकों में जो जमी हुई बर्फ है, सालों साल से जमी हुई बर्फ है, जो ढलवान की तरफ हरकत करती है। जमी हुई बर्फ ढलवान नीचे की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर्स कहलाता है। जमी हुई बर्फ ढलवान की तरफ हरकत करती है, ग्लेशियर्स कहलाता है। ज्यादा बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत कम होने और बर्फबारी से ग्लेशियर बनते हैं। दर्जा हरारत ज्यादा ऊंचे इलाकों में दर्जा हरारत कम होता है, बर्फबारी होती है, जिससे ग्लेशियर बनते हैं। मसलसल बर्फ के जमे होने से, मसलसल बर्फ जमी रहती है, बर्फबारी होती रहती है, बर्फ जमती रहती है, तो नीचे वाली जो है वो सख्त हो जाती है, नीचे वाली जो बर्फ है वो सख्त हो जाती है। जब वो सख्त हो जाती है
तो वो कम बुलंदी की तरफ नीचे की तरफ सिरकना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, जिससे ग्लेशियर हरकत करता है। यहाँ तक बताइए इसका आंसर है, ठीक है। ग्लेशियर से क्या मुराद है, जिसकी डेफिनेशन है, और ये यहाँ तक आपने लिखनी है, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ में वाक़ है? नीम आरी आबोहवा। नीम हारी आबोहवा, नीम हारी आबोहवा से क्या मुराद है कि पाकिस्तान का वो इलाका जहाँ पे सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, खिज़ां भी है, बहार भी है, 4 मौसम है, ठीक है। मॉडरेट मौसम भी है, गर्म इलाका भी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत भी है, बहुत ज़्यादा ठंडक भी है। तो पाकिस्तान किस इलाके में है? नीम हारी इलाके में डलाएं करते हैं। पाकिस्तान नीम हारी आबोहवा के कितने में वाक़ है? पाकिस्तान का इलाका है नीम हारी आबोहवा, ठीक है। जहां आमतौर पर ज्यादा सर्दी और बारिश नहीं होती। नीम हारी आबोहवा में ज्यादा सर्दी और बारिश, लेकिन कुछ इलाके हैं जो पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी भी होती है और बारिश भी होती है। लेकिन पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाके, इसमें अहम इलाके कौन कौन से हैं? शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके, अहम इलाके लिख लें। हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश। हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं, ठीक है। इन पहाड़ी सिलसिलों में दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं। पाकिस्तान के चंद बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नाम लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के चंद बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नाम लिखें। पाकिस्तान के चंद बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नाम लिखें जी, जिनमें सियाचिन नंबर 1, बलतोरो, पियाफो, बतौरा और हस्कर चंद बड़े ग्लेशियर्स हैं। अब इन ग्लेशियर्स की थोड़ी सी तफसील पढ़ लेते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर्स, ये सियाचिन बल्ती यानी कि सियाचिन का जो इलाका है वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को क्या कहते हैं? बल्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? बल्ती कहते हैं, ठीक है। तो सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने जंगली गुलाब की अंडरलाइन कर लें। सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने जंगली वाइल्ड रोज जिसे कहते हैं। इस ग्लेशियर्स पर यह पौधा ज़्यादा होता है, यानी कि जंगली गुलाब कहाँ पे उगता है? सियाचिन ग्लेशियर पर उगता है। बल्ती गुलाब ज़्यादातर कहाँ उगता है? सियाचिन ग्लेशियर्स पर उगता है, ग्रो होता है, ठीक है। इसलिए बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। इसलिए बल्ती लोग इसे, गिलगित बल्तिस्तान के रहने लोग इसे क्या कहते हैं? बल्ती कहते हैं। इसलिए ये इसे इसलिए बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। बल्ती लोग इसे सियाचिन कहते हैं। इसकी लंबाई एमसीक्यू है 70 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर्स की लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर, और ये कराकोरम में वाक़ है। सिलसिला कराकोरम में। सियाचिन कहाँ वाक़ है? सिलसिला कराकोरम में वाक़ है। एमसीक्यू है ये। सियाचिन किस सिलसिले में वाक़ है? कराकोरम में वाक़ है। इसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर है। सियाचिन बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने जंगली गुलाब के हैं, और सियाचिन पे ही जंगली गुलाब ज़्यादा उगता है, ठीक है। बलतोरो ग्लेशियर्स, ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। किधर है? बल्तिस्तान में वाक़ है। बलतोरो कहाँ वाक़ है? बल्तिस्तान में। इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है, और ये मशहूर ज़माना केटू, इसको हम गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं, ठीक है। केटू भी कहते हैं और गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं। बलतोरो का ग्लेशियर केटू की पहाड़ियों में वाक़ है, ठीक है। बलतोरो ग्लेशियर कहाँ वाक़ है? केटू की पहाड़ियों में वाक़ है, ठीक है। बराल्दा, बराल्दो का दरिया रिवर ऑफ बराल्दो इसी ग्लेशियर से निकलता है। रिवर ऑफ बराल्दो कहाँ से निकलता है? बलतोरो ग्लेशियर से निकलता है, जो दरिया सिंध में गिरता है जाके, जो मूव करता हुआ कहाँ गिरता है? दरिया सिंध में गिरता है। स्कर्दू शहर से इसी ग्लेशियर तक रसाई की जाती है। अगर हमने स्कर्दू शहर जाना है तो इस ग्लेशियर्स को क्रॉस करते हुए हम स्कर्दू में पहुंचेंगे। स्कर्दू शहर में अगर हम जाना चाहते हैं तो इस ग्लेशियर से ही हम स्कर्दू शहर में पहुंचेंगे। रसाई पहुंच, ठीक हो गया। आगे बतौरा ग्लेशियर, इसकी लंबाई है 54 किलोमीटर लंबा है। सियाचिन 70 किलोमीटर लंबा है। बलतोरो 62 किलोमीटर लंबा है। बतौरा
54 किलोमीटर लंबा है। ये वादी गोजल गिलगित बल्तिस्तान, वादी गोजल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। ब्याफू ग्लेशियर कराकोरम के पहाड़ों में वाक़या है, कोहे कराकोरम के पहाड़ों में वाक़या है ब्याफू ग्लेशियर। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। एमसीक्यू अंडरलाइन कर लें। ये हेस्पर ग्लेशियर कहता है जो वादी नजर में वाक़या है। हेस्पर ग्लेशियर्स पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात बल्तिस्तान में वाक़या है। पाकिस्तान के शिमाली इलाका जात बल्तिस्तान में वाक़या है। ये ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा है और दरिया हेस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। दरिया हेस्पर इसी ग्लेशियर से निकलता है। ग्लेशियर्स की अहमियत, पानी का सबसे बड़ा जरिया, पानी के इस्तेमाल का, पानी के ज़खायर का जो सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है? ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनसे नदी नाले छोटे छोटे दरिया बनते हैं, छोटे छोटे नहरें बनती हैं, फिर ये दरियाओं की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर्स अगर खुदाना खास्ता पाकिस्तान में खत्म हो जाए या दुनिया में खत्म हो जाए तो जो है वो पानी की कमी हो जाए पूरी दुनिया में। ठीक है, तो आजकल टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। टेम्परेचर मतलब कि जून में वो हर कहते हैं 15 साल बाद 20 साल बाद जो 1 सेंटीमीटर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा शिद्दत से ग्लेशियर्स पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी समुद्र में पानी की मिकदार बढ़ेगी, समुद्र में पानी की मिकदार बढ़ेगी तो समुद्र के नज़दीक जितने भी जो इलाके कराची का है, न्यूयॉर्क है, बॉम्बे है, दिल्ली है, जो समुद्र ये सबसे पहले डूबेंगे। ठीक है ना, तो टेम्परेचर जो है वो जितना कम होगा उतना ही ये ग्लेशियर ज़्यादा हमें रहेंगे और पानी मीठा पानी मिलता रहेगा। लेकिन जितनी गर्मी पड़ रही है या ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उससे पानी जो है समुद्र में पानी की मिकदार बढ़ेगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, आपकी ओजोन की लेयर भी डिस्ट्रॉय हो रही है, जिससे कैंसर भी होता है। उसका पानी की जो पीठ है, पानी ग्लेशियर पिघलने से पानी जो है वो समुद्र में ज़ाया हो जाता है, वो पानी की कमी भी होगी। इस तरह जब पानी की कमी होगी ना हम पी सकेंगे ना हम अपनी फसलें वगैरह को काश्त कर सकेंगे। तो ये बड़ा ग्लेशियर जो है बड़ा अहम मकाम है इसका, ग्लेशियर का। ठीक है ना, ग्लेशियर की अहमियत पाकिस्तान में कराकोरम का पहाड़ी सतह दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर वाले इलाकों में, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो कराकोरम का इलाका है, दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं? कराकोरम के इलाके में। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स, इन ग्लेशियर का ताज़ा पानी चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में, चश्मों और नालों के अंडरलाइन कर लें, चश्मों और नालों की सूरत में दरियाओं में गिरता है। पाकिस्तान में बहने वाले दरिया इन्हीं ग्लेशियर्स की नमूने मिन्नत है। यानी कि पाकिस्तान में जो दरिया बहते हैं इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से है, इन्हीं ग्लेशियर्स की नेमत की वजह से है। पाकिस्तान के जितने भी दरिया बह रहे हैं वो पाकिस्तान में बहने वाले ग्लेशियर्स की वजह से नमूने मिन्नत है, इसकी वजह से है। इसके अलावा ग्लेशियर्स के टूटने फूटने की वजह से जब ग्लेशियर्स को शटर्ड होते हैं, टर्न ऑफ होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो इसके अलावा ग्लेशियर के टूटने फूटने से इन पहाड़ी सिस्टम में कई जब ये ग्लेशियर टूटते हैं, ब्रेक होते हैं तो ताज़ा पानी की झीलें बन जाती हैं। ग्लेशियर के टूटने फूटने से क्या होता है? ताज़ा पानी की झीलें बन जाती हैं जो मकामी आबादी की पानी की ज़रूरियात को पूरी करती है। जो वहाँ की लोकल हैबिटेट है, रहने वाले लोग हैं, उनकी पानी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ये जो ग्लेशियर्स के साथ जो छोटे छोटे वो बनती हैं, झीलें बन जाती हैं। ठीक है, इन झीलों में अहम मशहूर झीलें, ठीक है, अहम मशहूर झीलें, पाकिस्तान की अहम मशहूर झीलें, इनमें झील सैफुलमलूक, झील संदूर और झील सतपारा, 3 झीलें हैं। झील सैफुलमलूक, झील संदूर और झील सतपारा अहम हैसियत के हामिल है। इन झीलों की मौजूदगी की वजह से इस इलाके की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा ये झीलें जो है बहुत खूबसूरत है। लोग बड़े और पाकिस्तान से इवन बाहर के ममालिक से भी इन वादियों का रुख करते हैं, इन झीलों का रुख करते हैं और यहाँ पर आगे सयाहत करते हैं, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। इसी इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से ये इलाके सयाहत के लिए मशहूर हैं। इसके अलावा ये जिले इस इलाके में मौजूद आबी हयात यानी कि पानी में रहने वाले जानवर, आबी हयात पानी में रहने वाले जानवरों की परवरिश के लिए भी मावन है, मददगार करते हैं। यानी कि जो पानी में जानवर रहते हैं उनके लिए भी ये, उनकी परवरिश के लिए भी ये झीलें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक, अब है जी पाकिस्तान के दरिया। पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम दरिया सिंध के मशरक़ी और मगरबी पामो दरियाओं,
पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम है पाकिस्तान के मशरकी मामूल दरियाओं की वजह से और पाकिस्तान के मगरबी मामूल दरियाओं की वजह से। बेटा दोबारा से इसको सुन ले जरा। पाकिस्तान के दरिया हेडिंग आ जाएगी, पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम, पाकिस्तान रिवर सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है पाकिस्तान के मशरकी मामूल दरिया और पाकिस्तान के मगरबी मामूल दरिया। यानी कि जो दरिया मशरक की तरफ से आगे दरिया सिंध में गिरते हैं और जो दरिया मगरब की तरफ से आगे दरिया सिंध में गिरते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मशरकी मामूल दरिया और मगरबी मामूल दरिया। समझ आ गई बेटा? पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम दरिया सिंध के मशरकी और मगरबी मामूल दरियाओं जो कि सुबह पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर के अलावा बलूचिस्तान के दरियाओं पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये मुल्क की सरजमीन को, हमारे मुल्क की सरजमीन को सैराब करते हैं, पानी पहुंचाते हैं। ठीक हो गया बेटा? दरिया सिंध और उसके मामूल दरिया, दरिया सिंध और उसके मामूल दरिया। ठीक है बेटा? अब दरिया सिंध के बेटा जो मामूल दरिया हैं, अभी बताया आपको, जो दरिया अगर आप मैप पे अगर आए तो ये अगला वाला जो मैप है पेज नंबर 73 पे है, तो जहाँ पर शमाल चीन का इलाका नज़र आ रहा है। ठीक है, चीन के इस तरफ जम्मू कश्मीर का मतनाज़र इलाका है, आगे आप देखेंगे सोन है, खैबर है, चनाब है, रावी है, सतलुज है। तो ये सारे के सारे मशरकी मामूल दरिया हैं। ये कौन से हैं? मशरकी मामूल दरिया हैं। अगर आप अफगानिस्तान वाले इलाके की तरफ चलाइए, मगरब की तरफ चलाइए, तो इसमें स्वात है, काबल है, करम है, कोमल है, ज़ोब है। तो ये सारे के सारे आगे जो है वो दश्त है, ठीक है, हब है। तो ये सारे के सारे मगरबी मामूल दरिया। समझ आ गई बेटा? तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो दरिया सिंध और उसके मामूल दरिया, मामूल दरिया को क्या कहते हैं? ट्राइब्यूटरी रिवर्स। ठीक है, साथ मिले हुए दरिया। ठीक है, जो दरिया सिंध के आगे साथ मिलते हैं, इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, उससे जो आगे मिलते हैं। पहले ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन एक मकाम पे आगे ये तमाम के तमाम मशरकी दरिया दरिया सिंध में गिरते हैं, और जो मगरब की तरफ से आ रहे हैं तमाम के दरिया इंडिपेंडेंट बहते हुए फिर आगे दरिया सिंध में गिरते हैं। तो दरिया सिंध के जो गिरते हैं मगरब की तरफ से उसको मगरबी मामूल दरिया, और जो मशरक की तरफ से बहते हैं उसको मशरकी मामूल दरिया कहते हैं। ठीक है, मलयपुर से लिखना जरा थोड़ा सा। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो पंजाब के भी एक बड़े इलाकों को सैराब करता है। दरिया सिंध पंजाब के बड़े इलाकों को सैराब करता हुआ जब जाके ये कराची में जाके फिर ये जाकर समुद्र में गिरता है। तो पंजाब के भी एक बड़े इलाकों को सैराब करता है। अच्छा, इस दरिया के ओरिजिन कौन सा? दरिया सिंध का दरिया का जो ओरिजिन है, दरिया सिंध कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो ये आपको इस तरह से आ जाए उसमें जरा, तो ये आपको नजर आएगा चीन से ये दरिया निकल रहा है। ठीक है, दरिया सिंध, तो ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है। दरिया सिंध कहाँ से निकलता है? दरिया सिंध के इलाके तिब्बत से निकलता है और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से बहता हुआ, यानी कि ये दरिया चीन से निकलता हुआ तिब्बत में आता है, तिब्बत से होता हुआ